क्या आपको कहानियां और ऑडियो बुक्स पसंद हैं? तो जुड़िए नॉवल एक्सप्लेनर से, जहां हर कहानी खास बनती है। अब समय की कमी नहीं, कभी भी कहीं भी कहानियां सुने। कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट में नाम लिखें। कुछ कहानियां 18 प्लस दर्शकों के लिए हो सकती हैं। कृपया इन्हें ईयरफोन लगाकर सुनें। अभी सब्सक्राइब करें। अध्याय 93 महान पवन और बादल पांग। दूर से दौड़ रहे कुछ लोग भी स्तब्ध रह गए, और एक और बात थी जिसने उनके दिलों को झकझोर कर रख दिया। बंदर से जो शक्ति फूटी वह लगभग एक मार्शल किंग जितनी मजबूत थी। राक्षसीकरण की गोली। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसके पास दानवीकरण की गोली थी। लो युनशांग तुरंत समझ गया। उसका जन्म शेनक्सियाओ मंदिर में हुआ था, और उसके गुरु ने उसे दुनिया के बारे में लगभग सब कुछ बताया था। राक्षसीकरण गोली एक बहुत शक्तिशाली और विशेष गोली थी, जिसके लिए राक्षस जानवर के रक्त और आत्मा को परिष्कृत करना आवश्यक था। एक बार सेवन करने के बाद यह एक सामान्य व्यक्ति को राक्षस जानवर में बदल सकता है और अस्थायी रूप से उसे राक्षस जानवर की शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन ऐसी औषधीय गोली के गंभीर दुष्प्रभाव थे, विशेष रूप से वह जो उपभोक्ता के दायरे से अधिक था। बिना सावधानी बरते यह शरीर को विस्फोटित कर मनुष्य की जान ले सकता है। आमतौर पर जिन लोगों के पास राक्षसीकरण की गोलियां होती थीं, वे जानबूझकर अपने शारीरिक शरीर को मजबूत करते थे ताकि वे अधिक शक्ति सहन कर सकें। ऐसा कहा गया था कि किसी ने एक बार युद्ध के दौरान 9वें स्तर के राक्षस जानवर से परिष्कृत एक राक्षसी गोली खा ली थी, और इसने उसे 2 प्रमुख क्षेत्रों में पहुंचा दिया और तुरंत उसे एक मार्शल संप्रभु की ताकत प्रदान की। हाँ, शक्ति। मुझे बड़ी शक्ति का एहसास होता है। ली युनक्सियाओ, मैं आखिरकार हमारे बीच के विवाद को खत्म कर सकता हूँ। एक भयानक मुस्कान के साथ वानर या ली दहाड़ने लगा और उसने युनक्सियाओ पर एक बड़ी हथेली फेंकी। आसमान पर एक काला बादल छा गया, जिसने सूरज को ढक लिया और हर किसी के दिलों पर छाया डाल दी, और वे आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। यह एक मार्शल किंग का पूरी ताकत से किया गया हमला था। हथेली के नीचे हवा दबकर चीखने लगी। आवाज इतनी तेज और तेज थी कि हर किसी के कान खराब हो गए। वास्तव में इसे खत्म करने का समय आ गया है, युनक्सियाओ ने शांत चेहरे के साथ उदासीनता से कहा। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को ऐसी नजर से देखा जो उसकी आंखों में अतीत से आती हुई लग रही थी, आकाश की तरह शांत और समुद्र की तरह गहरी, जो दुनिया की हर चीज को अपने में समेटने में सक्षम लग रही थी। अचानक उसका शरीर 4 अलग अलग रंगों की रोशनी से चमक उठा, और 4 अलग अलग रंगों की प्राइमर्डियल क्यूई, नीला, लाल, सफेद और काला, सभी दिशाओं से बहकर उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गई, घूमती हुई और खूबसूरती से चमकती हुई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे आसपास के शून्य की ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो गई हो। क्या 4 चतुर्थांश के तत्व? यह कैसे संभव है? कैंग लिकुन दूर से चौंक गया। उसकी आंखें घूर रही थीं और उसका जबड़ा खुला हुआ था। वे स्पष्ट रूप से 4 चतुर्भुजों की ऊर्जाएं थीं जो केवल एक मार्शल लॉर्ड के पास ही हो सकती थीं। इसके अलावा उनके ज्वलंत और चमकीले रंगों से, साथ ही साथ वे युनक्सियाओं की उंगलियों के बीच कैसे परिचित रूप से घूमते थे, वह बता सकते थे कि ऊर्जा के बारे में लड़के की समझ उससे कहीं अधिक थी। उसने भी युनक्सियाओं की विचित्रता का पता लगाना शुरू कर दिया था, और उसके दिल में एक अस्पष्ट भय बढ़ रहा था। वह जानता था कि अगर उसने आज लड़के को नहीं मारा तो वह निश्चित रूप से उसके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें हत्या के इरादे से चमकीं, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी ओर ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, जिससे उसके दिल में ठंडक पहुंच गई और वह कांप गया। क्या चल रहा है? कैंग लिकुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। हवा अचानक तेज क्यों चल रही है? और भले ही हवा तेज चल रही हो, एक मार्शल लॉर्ड के रूप में उसे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं होनी चाहिए। अचानक मैदान पर तेज हवा चल रही थी, और आकाश में बादल घूम घूम कर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान आने वाला है। सैकड़ों हजारों सैनिकों ने आश्चर्य से देखा, सोच रहे थे कि किस ताकत के कारण ऐसी असामान्य घटना हुई। यह है
लुओ युनशांग अचानक रुका और भयभीत होकर दूर की ओर देखने लगा। बदलते बादलों के नीचे उसने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक घमंडी और अलग-थलग आकृति को मंडराते हुए देखा। वह स्तब्ध थी और उसका दिल उसकी आत्मा से निकली एक अकथनीय अनुभूति से कांप उठा। उसे रोने का मन हुआ और पलक झपकते ही उसके गालों से आंसू बहने लगे। एक पल के लिए दूर से गौरवान्वित व्यक्ति पूरी तरह से उस आदमी के साथ ओवरलैप हो गया जो 15 साल पहले बादलों पर आया था। बड़ी प्रचंड आंधी चली, बादल बहुत ऊपर उठे। हवा और बादल मेरे कारण ही ऊंचे उठे। युनक्सियाओ धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। न केवल हवा और बादलों से घिरा हुआ था, बल्कि 4 अलग अलग रंगों की टिमटिमाती रोशनी से भी वह ऊपर से उतरते हुए एक शक्तिशाली देवता की तरह लग रहा था। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और आकाश की तरह विशाल थीं, जो भी उनमें देखता फंस जाता। दोनों हाथों से उसने हल्के से मंत्रोच्चार किया और तुरंत एक बड़ी शक्ति उसके चारों ओर से दौड़ती हुई आई। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली में एकत्रित दुनिया के इस हिस्से के बल से उसे जोर से नीचे लाया। हवा चली और बादल छंट गए। उस पल में ऐसा लगा मानो स्वर्ग टूट गया हो और पृथ्वी बिखर गई हो। इस बीच आसपास की हवा जलने लगी, आग के गोले यहाँ वहां दिखाई देने लगे, जबकि आकाश में बादल अचानक संकुचित हो गए और सभी उस आदमी की आकृतियों में बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर गिरने से पहले पूरा आकाश हवा और बादलों के नीचे इकट्ठा हो गया हो। सैकड़ों हजारों सैनिकों की सेना, जिनमें कुछ मार्शल लॉर्ड्स भी शामिल थे, सभी को यह महसूस हो रहा था कि आकाश टूट रहा है और पृथ्वी बिखर रही है। गर्जन। शक्तिशाली शक्ति के सामने यी को अचानक एहसास हुआ कि जिस शक्ति को उसने अभी इतना महान महसूस किया था वह कुछ भी नहीं थी। हथेली से नीचे धकेली गई हवा के कारण उसके बाल सिरों पर खड़े हो गए, उसकी त्वचा फटने लगी और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया क्योंकि वह लगातार कराह रहा था। बम। एक तेज गड़गड़ाहट के साथ 4 क्वाड्रेंट्स की शक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ली को जमीन पर फेंक दिया। एक जबरदस्त शक्ति पृथ्वी से वापस उछली और टक्कर के केंद्र से एक चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी फूटी, जिसने सभी को अपनी आंखें बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरी ओर युनक्सियाओ को शक्तिशाली प्रतिबल द्वारा गिरा दिया गया, जो लीक हो रहे गुब्बारे की तरह हवा में अनियंत्रित रूप से घूम रहा था। जी मेंग तुरंत उसका पीछा करते हुए बाहर निकल गया। जहां से महान पवन और क्लाउड पाम टकराए, वहां से धूल के गुबार आकाश में उठे, जिससे 40 से 50 मीटर के भीतर की सभी चीजें सभी की आंखों से ओझल हो गईं। इस बीच लाखों सैनिकों को लगा कि दमनकारी आभा अंततः फीकी पड़ गई है और आसमान एक बार फिर साफ हो गया है। हालांकि ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी और चूंकि हवा धूल से मोटी थी, हर कोई जोर जोर से खांस रहा था। क्या तुम ठीक हो युनक्सियाओ? जियो क्विंगवांग, लुओ युनशांग और चेन दाशेंग आखिरकार पहुंचे। युनक्सियाओ को जो जी मेंग की बाहों में था देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि उनके चेहरों पर अभी भी सदमे का भाव था। जिस हथेली ने अभी अभी स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाया था, उसकी छाप उनके दिलों पर गहराई से अंकित हो गई थी और बहुत संभव है कि वे इसे जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे। युनक्सियाओ का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उसके शरीर में डाली गई लगभग 10 सुइयां सफेद हो गई थीं, जिनमें टूटने के लक्षण दिखाई दे रहे थे और अब उनमें कोई ऊर्जा नहीं थी। उसने कुछ लोगों की ओर देखा, फिर अपनी आंखें युनशांग पर टिका दीं और मुस्कुराते हुए कहा, शिक्षक लुओ, आप मुझे अपनी बाहों में क्यों नहीं पकड़ लेते? मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। युनशांग का चेहरा लाल हो गया। वह उसे डांटना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जिसने उसके शब्दों को उसके मुंह में फंसा दिया। थोड़ी देर रुकने के बाद वह टेढ़ी होकर बोली, अपना मुंह देखो। जियो क्विंगवांग ने उसे आश्चर्यचकित होकर देखा और फिर उसके मुंह के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान का संकेत दिखाई दिया। इस बीच चेन दाशेंग हंसे। चूंकि आप अभी भी अपने शिक्षक के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक हैं। इतना कहने के बाद उनकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी और धीरे धीरे उनके चेहरे पर कातिलाना भाव उभरने लगा। उसने मुड़कर गोल्डन लायन सेना की ओर देखा,
फिर गहरी आवाज में कहा, जैसे वह सीधे नरक से आ रहा हो, अब जब आप ठीक हो गए हैं तो मेरे क्रोध का स्वाद चखने की उनकी बारी है। यूनक्सियाओं की हथेली से उड़ी धूल काफी देर तक हवा में लहराती रही। जब तक मामला शांत हुआ तब तक हर कोई जमीन में एक बड़ा छेद देखकर भयभीत हो गया, जिसकी चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि उसमें एक रक्तरंजित शव पड़ा हुआ था, लेकिन ली के बजाय यह गुआंग युआनजिया था। क्या हुआ? मैंने सोचा कि यह वही वानर था जिसे हथेली से चोट लगी थी। यह कोई और कैसे हो गया? बंदर कहाँ है? क्या वह भाग गया? मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने उसे हथेली से घिरा हुआ और जमीन पर गिरते हुए देखा। वह कैसे बच सकता था? भीड़ अभी भी सदमे में थी जब उन्होंने सोचा कि अभी क्या हुआ था, और जमीन में बड़े छेद और गुआंग युआनजिया के शरीर ने उन्हें और भी चकित कर दिया। हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, उनके चेहरे अविश्वसनीय थे। कैंग लिकुन भी स्तब्ध रह गया। उसे भी पता नहीं था कि ली कैसे बच गई और छेद में गुआंग युआनजिया का शरीर क्यों था। लेकिन उसके लिए इन सवालों पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि कुछ भयानक जानलेवा हवाओं ने उसे निशाना बनाया था, और उन लोगों में से प्रत्येक का खेती का आधार उससे अधिक मजबूत था। उसने जोर से निगल लिया। वह जानता था कि इस बार वह बड़ी मुसीबत में है। चेन दाशिंग और अन्य लोगों के ठंडे, उदास चेहरों को देखकर उसे लगा कि उसका दिल डूबता जा रहा है। केंद्रीय सेना के 4 लाख सैनिकों ने पूरे देश में मार्च किया, और जल्द ही वे गोल्डन लायन सेना का सामना कर रहे थे। उनके बीच माहौल गर्मा गया। हालांकि केंद्रीय सेना का मनोबल ऊंचा था, जबकि गोल्डन लायन सेना के लोग उन सभी चीजों के बाद फीके पड़ गए थे जिनसे वे गुजरे थे। कुछ औषधीय गोलियां लेने के बाद यूनक्सियाओ जियारों की मदद से चला गया। उसके अंदर का भाग पूरी तरह से नष्ट हो गया था। The needles had brought out all the potential in him, allowing him to have the power of a martial law. लेकिन परिणाम बेहद गंभीर था। उसकी शिरोबिंदु और मांस लगभग नष्ट हो गए थे, और वह वास्तव में अपनी जीवन शक्ति के अंतिम अंश के साथ लटका हुआ था। यूनक्सियाओ, आप क्या चाहते हैं कि हम इस आदमी से कैसे निपटें? चेन दाशिंग ने गहरी आवाज में पूछा। कैंग लिकुन का चेहरा चमक उठा। वह जानता था कि आज उसे बहुत कष्ट होने की संभावना है, लेकिन फिर भी उसने तर्क दिया, मैं गोल्डन लायन आर्मी का प्रमुख कमांडर हूं, और मैं उन लोगों का पता लगा रहा था जिन्होंने यांगपू के सिटी लॉर्ड मेशन को लूटा था। आपको मुझे जज करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है। यूनक्सियाओ मुस्कुराया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे बताओ कि हमें क्या अधिकार है। जी मेंग की आंखों में जानलेवा हवा की झलक चमक उठी। वह तुरंत आगे बढ़ा और कैंग लिकुन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। कैंग लिकुन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, और वह विरोध करने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे उससे कहीं अधिक मजबूत व्यक्ति ने हत्या के इरादे से निशाना बनाया है। उस पल में उसने जियोक विंगवांग को अपनी ओर घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। वह डर से कांप उठा और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन शून्यता से देखता रहा, क्योंकि उसकी आंखों में जी मेंग की मुट्ठी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। बम! मुक्का सीधे उसके चेहरे पर लगा। जैसे ही मुक्के ने उसे दूर फेंक दिया, उसने दांतों से मिश्रित रक्त मुंह में उगल लिया, जिसका निशान जमीन पर दसियों मीटर तक रह गया। फिर जमीन पर एक हल्की सी किक के साथ जी मेंग एक पल में कैंग लिकुन के ऊपर से गुजरा और अपनी कोहनी नीचे की ओर करके गिर गया। बम! कोहनी सीधे कैंग लिकुन की छाती पर लगी। यह इतना शक्तिशाली था कि उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसके सभी आंतरिक अंग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिणामस्वरूप उसने मुंह से अंगों के टुकड़ों से मिश्रित खून उगल दिया। बम! 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 जी मेंग ने उसे घूंसों और लातों से पीटना जारी रखा। उनमें से प्रत्येक ने उसके महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रहार किया, लेकिन उसके साथ आए बल को सावधानीपूर्वक मापा गया ताकि वह भारी दर्द सहते हुए भी जीवित रहे। अध्याय 94। सेना को शामिल करें। रुकें, मुझे पीटना बंद करें, कृपया रोकें।
कैंग लिकुन ने दर्द से कराहते हुए कहा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने चीजों को सही तौर पर लेकर गलती की है। पुरुषों का यह समूह उससे तर्क करना भी नहीं चाहता था। तभी यूनक्सियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, रुको, क्या आप जानते हैं कि अब हमारे पास क्या अधिकार हैं? हाँ हाँ, कैंग लिकुन ने जल्दी से उत्तर दिया। जब गोल्डन लायन सेना के सैनिकों और अधिकारियों ने अपने कमांडर इन चीफ को देखा, जो हमेशा इतना अलग रहता था और एक सम्राट की तरह व्यवहार करता था, इतने विनम्र रवैये के साथ किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, तो वे सभी अचंभित रह गए और उनके दिल दुख, आक्रोश और अवमानना से भर गए, जबकि उनका मनोबल निम्नतम स्तर पर गिर गया। एक के बाद एक उन्होंने अपना सिर झुका लिया। यूनक्सियाओ ने व्यंग्य किया, एक आदमी के रूप में जो इतने सालों से इस दुनिया में रह रहा है, क्या आप नहीं जानते कि इसका कारण हमेशा बड़ी मुट्ठी वाले लोग होते हैं? मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि आप एक मार्शल लॉर्ड बनने में कैसे कामयाब रहे। किसी भी मामले में यह अच्छा है कि आप इसे अब समझ गए हैं, क्योंकि आप अंततः शांति से मर सकते हैं। जैसे ही उसने कहा, उसे मार डालो, उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। क्या? जमीन पर लेटे हुए कैंग लिकुन कांपने लगे और अविश्वास से चिल्लाने लगे, मुझे मार डालो, तुम मुझे मारना चाहते हो? उसकी आंखें भय और सदमे से भर गईं और उसने गुस्से से कहा, मैं एक दरबारी और एक सेनापति हूं जो राज्य की सीमा की रक्षा करता है। यदि आप मुझे बिना अनुमति के मार देंगे तो आप कानून का उल्लंघन करेंगे। क्या आपके पास महामहिम का आदेश है? यूनक्सियाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो। जब आपने मुझे लगभग मार ही डाला था, तब आपने बहुत बड़ा अपराध किया था। कानून और शाही आदेश मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। जब मैं चाहता हूं कि आप मर जाएं, तो यही कानून और शाही आदेश है। यूनक्सियाओ के चेहरे पर तिरस्कार के भाव ने कैंग लिकुन को ऐसा महसूस कराया जैसे वह वास्तव में सिर्फ एक चींटी थी और उसका सबसे बड़ा लाभ अचानक खत्म हो गया था। अब तक वह वास्तव में डर गया था और उसने पीले चेहरे के साथ कहा, मुझे मत मारो, मैं एक मार्शल लॉर्ड हूं। यदि आप मुझे रखेंगे तो आप मुझे बहुत उपयोगी पाएंगे। जब तक आप मेरी जान बख्शेंगे, मैं अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहूंगा। चेन दाशिंग और अन्य चुप रहे। आखिरकार कैंग लिकुन एक मार्शल लॉर्ड था और इसने उसे तियानशुई के कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञों में से एक बना दिया। यदि वह उनके प्रति समर्पण कर सके तो निश्चय ही बहुत बड़ा सहायक बनेगा। एक मार्शल लॉर्ड, यूनक्सियाओ ने उपहास किया। मेरी नजर में एक मार्शल लॉर्ड ने मार्शल आर्ट के दरवाजे पर कदम भी नहीं रखा है। जब मैं तुमसे कहूं तो मर जाओ और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। उसे मार डालो। एक मार्शल लॉर्ड ने मार्शल आर्ट के द्वार में कदम भी नहीं रखा था। जियो क्विंगवांग सहित उपस्थित सभी मार्शल लॉर्ड्स इससे स्तब्ध रह गए। एक मार्शल राजा एक राष्ट्र की जीवनधारा को नियंत्रित कर सकता है और एक मार्शल लॉर्ड कम से कम एक राष्ट्र की शक्ति को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यूनक्सियाओ की नजर में इतनी मजबूत ताकत ने मार्शल आर्ट के दरवाजे पर कदम भी नहीं रखा था। हालांकि उन्हें रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा। इसके बजाय उन्होंने जो कहा उससे वे सहमत हुए। एक नरम गीली ध्वनि के साथ कैंग लिकुन की गर्दन जी मेंग द्वारा काट दी गई थी। मौत के उतरने से पहले खून की धार फूट पड़ी जो आतिशबाजी की तरह खिल रही थी। ठीक उसी तरह सेना के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक और गोल्डन लायन सेना के कमांडर इन चीफ कैंग लिकुन की यांगपू शहर के बाहर जंगल में बेकार मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ उस पर यूनक्सियाओ के ध्यान की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उसे आराम करने के लिए कमांडर के रथ में चढ़ने में मदद की गई। गोल्डन लायन सेना के 4 लाख सैनिकों को देखते ही चेन दाशिंग की आंखें खुशी से चमक उठीं। ठंडे चेहरे के साथ वह चिल्लाया, कैंग लिकुन ने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था और हमारे दुश्मन के साथ मिलीभगत की थी। उसने 10,000 बार मौत के लायक अपराध किए थे। अब जब उसे मार दिया गया है तो न्याय मिल गया है। आपका डिप्टी कमांडर इन चीफ कौन है? अभी रैंक से बाहर जाओ। 2 अधेड़ उम्र के जनरल धीरे धीरे सेना से बाहर चले गए। उनके चेहरे चमक रहे थे और वे संघर्ष करते दिख रहे थे।
लेकिन जब वे कैन लिकुन के शरीर के पास से गुजरे तो उन्होंने उसी समय एक लंबी सांस ली, जैसे कि उन्होंने अपना मन बना लिया हो। गोल्डन लायन आर्मी के डिप्टी कमांडर इन चीफ हुआंग होंग हुआमैन शुभकामनाएं देते हैं। दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में कहा। उनकी आवाजें एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रही थीं। एक 2 सितारा मार्शल मास्टर चेन दाशेंग ने हुआंग होंग को आश्चर्यचकित रूप से देखा। इतने कमजोर सांस्कृतिक आधार के साथ डिप्टी कमांडर इन चीफ के रूप में पदोन्नत होने के लिए आपको या तो एक शक्तिशाली परिवार से होना चाहिए या एक बुद्धिमान और साधन संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुझे याद है, तियानशुई के दरबार में कोई हुआंग परिवार नहीं है। इसलिए आपको एक बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। उन्होंने तुरंत हुआंग होंग को अधिक महत्व दिया। अब उनके पास सैनिकों या उच्च स्तरीय लड़ाकू बलों की कमी नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिकार की कमी थी जो बैजान के बारे में सब कुछ जानता था। हालांकि चेन दाशेंग युद्ध कला के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, क्योंकि वह बीमार थे और इतने वर्षों से एकांत में रह रहे थे, उन्हें दोनों राज्यों के वर्तमान सैन्य मामलों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। यह सही है, महाराज हुआंग होंग गर्जा। दूसरी ओर डिप्टी कमांडर इन चीफ चेन दाशेंग के तीखे फैसले की प्रशंसा से भरे हुए थे। वह वास्तव में गोल्डन लायन सेना के लिए दिमाग थे, और यह कहा जा सकता है कि जब से सेना का गठन हुआ था तब से उन्होंने लगभग सभी प्रमुख मामलों की व्यक्तिगत रूप से अध्यक्षता की थी। उनके सहयोगी हुआमैन एक महान मार्शल मास्टर थे, जिसका मतलब था कि उन्हें केवल उनकी ताकत के कारण पदोन्नत किया गया था। बहुत अच्छा, चेन दाशेंग ने दोनों व्यक्तियों की ओर देखा और उसकी आंखों से जानलेवा हवा निकल गई। आपने देखा है कि कैन लिकुन ने दुश्मन के साथ कैसे मिलीभगत की। अब मैं गोल्डन लायन आर्मी को शामिल और पुनर्गठित करूंगा। क्या आपको कोई आपत्ति है? आश्चर्यचकित होकर उन्होंने एक स्वर में उत्तर दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम अपने स्वामी के आदेशों का पालन करेंगे। उनकी हथेलियां ठंडे पसीने से गीली थीं। यदि उन्होंने अब कोई आपत्ति उठाई तो उन्हें फिर कभी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलेगा। जब वे कैन लिकुन के शरीर के पास से गुजरे तो उन्होंने पहले ही झुकने का फैसला कर लिया था। अच्छा, गोल्डन लायन सेना अपनी संरचना बनाए रखेगी और अब हुआंग होंग की कमान के अधीन है। चेन दाशेंग ने एक टोकन निकाला और जोर से चिल्लाया, हुआंग होंग कमांडर का टोकन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। जी महाराज। हुआंग होंग ने आगे बढ़कर टोकन लिया और उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चेन दाशेंग उन्हें एक आत्मसमर्पणकर्ता सेना के कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों का उपयोग करने के उनके तरीके की प्रशंसा की। यदि आप किसी पुरुष का उपयोग करते हैं तो उस पर संदेह न करें। यदि आपको किसी पुरुष पर संदेह है तो उसका उपयोग न करें। यह एक महान सेनापति का तरीका है। उसके बाद चेन दाशेंग ने एक गहरी सांस ली, उसे अपने डेंटियन में लाया और फिर अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, आप सभी 4 लाख लोग बिना लड़ाई किए भाग गए और एक सैन्य गढ़ को छोड़ दिया। यह एक बड़ा अपराध है। लेकिन अब मैं आपको मेधावी सेवा के माध्यम से अपने अपराध का प्रायश्चित करने का मौका दूंगा। अग्रिम पंक्ति पर लौटें और हमारे राष्ट्र की रक्षा करें। हुआंग होंग ने जोर से कहा, मेधावी सेवा द्वारा अपने अपराध का प्रायश्चित करो, हमारे राष्ट्र की रक्षा करो। गोल्डन लायन सेना के सैनिक और अधिकारी हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन जल्द ही कई लोगों ने इसे समझ लिया और चिल्लाना भी शुरू कर दिया। आखिरकार उनकी चीखें एक समान हो गईं और उनकी आवाजों ने मैदान और आकाश को हिला दिया। उत्कृष्ट सेवा द्वारा अपराध का प्रायश्चित करें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करें। जब सैनिक शहर के बाहर चिल्ला रहे थे, यांगपू के सिटी लॉर्ड वुलियांटियन अपनी हवेली में उत्सुकता से घूम रहे थे। क्या आपको लगता है कि जनरल कैन मेरी सारी चीजें वापस पा सकते हैं? ये वह संपत्ति थी जो उसने अपने सम्मान और ईमानदारी की परवाह किए बिना वर्षों तक लोगों का खून चूसकर जमा की थी। सूजे हुए सिर वाले वु गुआंग ने बुदबुदाया, बेशक। जनरल कैन गोल्डन लायन आर्मी के कमांडर इन चीफ हैं। वह एक मार्शल लॉर्ड हैं। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा था, वुलियंटियन ने डांटा। वह अपने बेटे की बुद्धिमत्ता को जानता था,
इसलिए उस उत्तर को नजरअंदाज किया जा सकता था। आप क्या सोचते हैं, कमांडर बान? पिता और पुत्र की ओर देखते हुए बान बिंगबाई ने असहाय होकर आह भरी और कहा, कैंग लिकुन को सब कुछ ठीक करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यह सब उगलना संभव नहीं है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। मैं जानता था, वुलियांटियन विलाप करने लगा, लेकिन यह सब कुछ खोने से अभी भी बेहतर है। क्रोधित होते हुए उसने कहा, यह सबसे अच्छा होगा यदि वह कुछ कमीनों को पकड़कर मेरे पास ला सके। मैं निश्चित रूप से उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसी समय एक सिटी गार्ड तेजी से हॉल में भागा और सूचना दी, माई लॉर्ड, गोल्डन लायन आर्मी वापस आ गई है। प्रसन्न होकर वुलियांटियन ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुमने कुछ कमीनों को देखा? गार्ड की आंखें झपकीं और एक पल के लिए सोचा। हाँ, मैंने उन्हें भीड़ के बीच देखा था। लेकिन हाँ हाँ, बढ़िया। मैं एक एक करके उनकी हड्डियां तोड़ने जा रहा हूँ। गार्ड के खत्म होने का इंतजार न करते हुए वुलियांटियन खुशी से उछल पड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। गुआंगर, कमांडर बान, सेना से मिलने के लिए मेरे साथ आओ। भेजा मत खा। दरवाजे से एक उपहास भरी आवाज आई, जैसे कपड़े में लिपटा एक बंडल उड़कर फर्श पर गिरा, जिसमें से एक गोल वस्तु लुढ़कती हुई बाहर आई और वुलियांटियन के पैरों के नीचे रुक गई। वस्तु पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। यह कैंग लिकुन का सिर था। उसने भयभीत होकर ऊपर देखा और देखा कि यूनक्सियाओ और अन्य लोग दरवाजे पर खड़े थे और उसकी ओर उदासीनता से देख रहे थे। उसका दिल एक पल में डूब गया। छोटे भाई, यह एक गलतफहमी है, गलत। इससे पहले कि वह समाप्त करता, उसने पाया कि उसका शरीर उससे अलग हो रहा था और दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह उसका सिर था जो हवा में उड़ रहा था। थोड़ी देर बाद वह कैंग लिकुन के सिर के ठीक बगल में बैठकर फर्श पर गिर गया। जल्द ही वे एक और सिर से जुड़ गए, लेकिन यह बहुत बड़ा था क्योंकि यह वो गुआंग का सूजा हुआ सिर था। आप अस्थायी रूप से यांगपू के सभी मामलों के प्रभारी होंगे। बान बिंगबाई पर एक सामान्य नजर डालने के बाद यूनक्सियाओ हॉल से गायब हो गया। बान बिंगबाई का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था और वह ज्यादा जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वह कई आभाएं थीं जो उसे आशंका से भर रही थीं, इसलिए वह हवेली में चुपचाप और खाली खड़ा था, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था और बस शहर में सेना के मार्च करने की आवाज सुन रहा था। 2 घंटे के बाद आखिरकार मार्च की गड़गड़ाहट की आवाज दूर तक कम हो गई। तब जाकर बान बिंगबाई ने राहत की सांस ली। उसने अपनी निगाहें फर्श पर पड़े 3 सिरों पर टिका दी। उसका चेहरा चमक रहा था। चेन दाशेंग और कुछ अन्य लोगों के पास यूनक्सियाओ से पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न थे, जिनमें वध के देवता की उंगली और ग्रेट विंड और क्लाउड पाम शामिल थे। लेकिन जी मेंग और जियारोंग गंभीर चेहरों के साथ रथ पर तंबू के बाहर पहरा दे रहे थे, किसी को भी उसे परेशान करने से रोक रहे थे। आप क्या सोचते हैं? कुछ लोग चेन दाशेंग के तंबू में एक घेरे में बैठे थे, उनके चेहरे विचारमग्न थे। चेन दाशेंग ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या यह लड़का अभी भी इंसान है? वह बहुत ऊपर है। चेन लिन की आंखों में आतंक की झलक थी। उन्होंने कहा, मैं दशकों से सेना में हूं और मैंने केवल 2000 छात्र सैनिकों से कुछ अत्यंत रक्तपिपासु हत्यारों पर निकली गहरे बैंगनी जानलेवा हवा को देखा है और वे बहुत कमजोर थे। ये 2000 छात्र सीधे तौर पर वध के देवता हैं। चेन दाशेंग ने कुछ लोगों पर नजर डाली और देखा कि हर कोई हैरान होकर गहरे विचारों में डूबा हुआ था, केवल युनशान को छोड़कर, जिनकी आंखें थोड़ी चमकी हुई थीं और चेहरा शांत था। चेन दाशेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी आंखें अतीत की ओर देखती हुई लग रही थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, एक प्राचीन किंवदंती है कि यदि युद्ध के मैदान में हत्या बहुत हिंसक है तो यह वध के देवता को दुनिया की ओर आकर्षित करेगी। ऐसा कहा जाता है कि वध के देवता तराजू से ढके हुए थे, गहरे बैंगनी रंग की हवा में ढके हुए थे और कोई भी उन्हें सीधे नहीं देख सकता था। अध्याय 95 एक आश्चर्यजनक अटकलें। हान कियानफैन ने विस्मय से पूछा, क्या वास्तव में देवता हो सकते हैं, मेरे प्रभु? बाकी लोग उत्तर की प्रतीक्षा में इधर उधर देखते रहे।
इस महाद्वीप पर हमेशा से ही वे मार्शल संप्रभु लोग रहे हैं जो शिखर पर खड़े थे और दुनिया पर अपना दबदबा बनाए हुए थे। अपने जीवन में किसी न किसी बिंदु पर हर किसी ने देवताओं से संबंधित किंवदंतियों और कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उनमें से अधिकांश इतने बेतुके थे कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। चेन दाशेंग की आंखें गहरी थीं और उन्होंने समझाया, भगवान असत्य हैं। वध के तथाकथित देवता वास्तव में इस तरह की गहरी बैंगनी जानलेवा हवा को संदर्भित करते हैं। युद्ध के मैदान में इसका एक बहुत प्राचीन नाम है रामायण, जिसका अर्थ है सब कुछ मारने की शक्ति। रामायण। सभी ने मन ही मन नाम दोहराया। चेन दाशेंग ने आह भरते हुए कहा, मार्शल आर्ट हम मनुष्यों के लिए इतना विशाल है कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। यह जानलेवा हवा वास्तव में एक प्रकार की शक्ति है। अफवाह यह है कि ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इसे विकसित करने में माहिर हैं। दुश्मन का सामना करते समय वे जानलेवा हवा से भरे होते हैं जो न केवल उनकी ताकत को बहुत बढ़ा देता है बल्कि उनके विरोधियों की आत्माओं को भी कमजोर कर देता है। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। हान कियान फैन का चेहरा थोड़ा भ्रमित हो गया और उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, यह एक बहुत ही दुर्लभ साधना तकनीक है। फिर यूंगसियाओ ने इसे कैसे सीखा? इसके अलावा ऐसी रहस्यमय तकनीक बेहद मूल्यवान होनी चाहिए और फिर भी उसने इसे 2000 से अधिक लोगों तक पहुंचाया। हालांकि उसने ऐसा करके सेना की कुल ताकत बढ़ा दी, लेकिन यह बहुत बेकार भी है। प्रत्येक साधना तकनीक एक अनमोल खजाना थी और कोई भी योद्धा इसे आसानी से दूसरों तक नहीं पहुंचाता था। योद्धाओं के लिए यह प्रथा थी कि वे सर्वोत्तम चीजों को अपने पास रखते थे और उन्हें केवल उन लोगों को देते थे जो उनके करीब थे। यह स्पष्ट था कि मर्डरस एयर स्क्रिप्ट एक उन्नत खेती तकनीक थी, इसलिए हान कियान फैंग को स्वाभाविक रूप से लगा कि इसे इतने सारे लोगों तक पहुंचाना बेकार था। जियो क्विंगवान की आंखें चमक उठीं और उन्होंने बड़े निश्चितता के साथ कहा, यूनक्सियाओं के पीछे कोई विशेषज्ञ होना चाहिए। अभी के लिए रामायण को नजरअंदाज करें, वह केवल 15 वर्ष का है और फिर भी वह पहले से ही एक दूसरे दर्जे का कीमियागर और 8 सितारा योद्धा है। उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति लगभग एक महान मार्शल मास्टर जितनी अच्छी है। मुझे यकीन है कि उसके पास एक मास्टर है। आप ठीक कह रहे हैं। चेन दाशेंग की आंखें चमक उठीं, मानो सभी शंकाओं का समाधान हो गया हो। मुझे आश्चर्य है कि यूंगसियाओं के पीछे विशेषज्ञ कौन है। क्योंकि वह इतने उत्कृष्ट शिष्य को तैयार कर सकता है, वह निश्चित रूप से असाधारण व्यक्ति है। एक मार्शल लॉर्ड ने मार्शल आर्ट के द्वार में कदम भी नहीं रखा है। टिप्पणी के बारे में सोचते ही जियो क्विंगवान का दिल विस्मय से भर गया। एक बात मैं निश्चित रूप से जानता हूं, उसका खेती का आधार हमारे से बहुत ऊपर होना चाहिए। क्या वह एक मार्शल ग्रैंडमास्टर हो सकता है? चेन दाशेंग ने चौंकते हुए कहा। जियो क्विंगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक युनशांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको भी कुछ अटकलें लगानी चाहिए, है ना? अगर मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया तो गुआंग युआनजिया को मारने के लिए यूनक्सियाओं ने जिस मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया वह मार्शल सॉवरेन वैनक्विशर लॉर्ड गुफियांग की ग्रेट विंड एंड क्लाउड पाम होनी चाहिए। युनशांग का दिल कांप उठा। हालांकि वह पहले से ही जानती थी कि यूनक्सियाओ ग्रेट विंड और क्लाउड पाम का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना एक अलग कहानी थी। इसके अलावा उसने 15 साल पहले उस शानदार आकृति को आसमान से उतरते देखा था और वे दोनों एक जैसे थे। उसे लगा कि उसके हृदय की तारें टूट गई हैं और वह अब शांत नहीं रह सकती। जियो क्विंगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कहा जाता है कि गुफियांग के 5 शिष्य थे। उनके पहले शिष्य हुआ कियानशु कई साल पहले आगे बढ़े और एक मार्शल सॉवरेन बन गए और वर्तमान में पवित्र शहर लैंक्स्यू में हैं। उनके दूसरे शिष्य मो जियाओचुआन ब्लैकिरॉन सिटी के मो परिवार से हैं और पिछले 1 दशक से उनके बारे में कोई खबर नहीं आई है। जून रुलुन उनके तीसरे शिष्य हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे पश्चिम में एक सुपर साम्राज्य गुवू साम्राज्य के दामाद बन गए थे। उनका चौथा शिष्य हाओलियन शाओहुआंग भाड़े के राजा की उपाधि के लिए भाड़े के शहर में ब्लेजिंग भाड़े के समूह के नेता के साथ लड़ रहा है
और वह अभी भी सफल नहीं हुआ है। और हम सभी उनके 5वें शिष्य यांग दी से बहुत परिचित हैं। हाल के वर्षों में वह सीधे तीसरी श्रेणी की कीमिया ग्रैंडमास्टर से 5वीं श्रेणी की कीमिया राजा बनने के लिए कूद पड़े और फायरक्रो साम्राज्य में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। मुझे लगता है कि यहाँ हर कोई जानता है कि उसके साथ क्या हुआ, और उसके कारण तियानशुई ने साम्राज्य बनने का अपना सबसे अच्छा मौका खो दिया है, और शायद उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि वह अब 7वें स्तर की कीमिया सम्राट है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। अगर यह सच है तो वह संभवतः सी ऑफ सोल फॉर्मेशन में गया होगा। चेन दाशिंग के चेहरे पर आकर्षण की झलक थी और उन्होंने आह भरते हुए कहा, इनमें से प्रत्येक नाम प्रसिद्ध है और एक ऐसे अस्तित्व से संबंधित है जिसका दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यहाँ तक कि भगवान यांग दी, जो उनमें से सबसे कमजोर हैं, ने संभवतः धर्मनिरपेक्ष मामलों से अपने संबंधों को तोड़ दिया है और स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप पर बादलों में स्वतंत्र रूप से उड़ रहे हैं। सुनने के बाद चेन लिन ने सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। लॉर्ड यांग डी यूनक्सियाओ के स्वामी नहीं हो सकते। उन्होंने कसम खाई थी कि मो जुआनर की घटना के बाद वह अपने जीवन में कभी भी तियानशुई में कदम नहीं रखेंगे, और हमें यकीन नहीं है कि उनके पास 6 दिशाओं के दायरे का साधना आधार है या नहीं। हान कियान फैंग ने मेज पर अपनी उंगलियां घुमाईं और कहा, भाड़े का शहर सोफ्टसॉन्ग वुडलैंड महाद्वीप पर सबसे जटिल स्थानों में से एक है। वहां की स्थिति इतनी तेजी से बदल रही है कि हाओलियन शाओहुआंग के लिए उस जगह को छोड़ना और यूनक्सियाओ के मास्टर बनने के लिए तियानशुई के इस छोटे से राज्य में आना असंभव है। जो क्विंगवांग भी कह रहा था, गुवू साम्राज्य 3 अंतर्महाद्वीपीय सुपर साम्राज्यों में से एक है और स्वर्गीय मार्शल महाद्वीप के पश्चिमी भाग में स्थित है। यदि जून रुयुन यूनक्सियाओ पर खेती करना चाहता था तो वह बस एक आदेश दे सकता था। इसके साथ यहाँ तक कि फायरक्रो साम्राज्य भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, तियानशुई का तो जिक्र ही नहीं। और ब्लैकेरोन शहर यहाँ से हजारों मील दूर है। जब तक मो जियाओचुआन ने मार्शल सॉवरेन के दायरे में कदम रखा है और शून्य को तोड़ सकता है, वह इतनी दूर तक यात्रा नहीं करेगा। उनके विश्लेषण को सुनने के बाद चेन दाशिंग ने कहा, तो यूनक्सियाओ के पीछे का आदमी संभवतः हुआ कियानशु है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? उसका गुरु एक मार्शल सॉवरेन है? वह शायद ही इस पर विश्वास कर सके, जबकि अन्य लोगों को भी निष्कर्ष के बारे में संदेह था। आखिरकार एक मार्शल सॉवरेन का अस्तित्व उनके लिए बहुत दूर और पहुंच से बाहर था। जियो क्विंगवांग ने अचानक मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या सोचते हैं युनशांग? यहाँ हम में से कोई भी आपसे ज्यादा गु फियांग के बारे में नहीं जानता है। युनशांग का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। शाही महल में भोज के दौरान उसने घोषणा की थी कि वह जिस आदमी से प्यार करती थी वह गु फियांग था, और अब राज्य में हर कोई इसके बारे में जानता था। चेन दाशिंग ने भी जल्दी से पूछा, कमांडर लुओ, आपको क्या लगता है कि यूनक्सियाओ के पीछे सबसे अधिक विशेषज्ञ कौन है? इस समय युनशांग के विचार अकेले और ठंडे स्नोफॉल पीक पर लौटते प्रतीत हुए। उस रात वह एक देवता की तरह आया जिसने हवा और बादलों पर कदम रखते हुए सभी प्राणियों को तुच्छ दृष्टि से देखा, और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सारी सुंदरता केवल उसकी अकेली पीठ का स्पर्श मात्र थी। कोई नहीं जानता था कि युनशांग क्या सोच रहा था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और अचानक उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यह इन 5 आदमियों के बीच क्यों होना चाहिए? हर कोई अवाक रह गया, जबकि चेन दाशिंग ने आश्चर्य से पूछा, क्या गु फियांग के शिष्यों के अलावा कोई है जो ग्रेट विंड और क्लाउड पाम को भी जानता है? बिल्कुल। युनशांग के चेहरे पर एक दृढ़ भाव था, जैसे उसने कुछ पुष्टि कर दी हो। हालांकि मैं इन 5 महान व्यक्तियों से कभी नहीं मिला, मुझे यकीन है कि यूनक्सियाओ ने उनसे मार्शल तकनीक नहीं सीखी। जियो क्विंगवांग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फिर यह कौन है? युनशांग की आंखें चमक उठीं और फिर वह धीरे से मुस्कुराई, जिससे सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे तंबू में गर्म पानी की हवा चल रही हो। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं लॉर्ड गु फियांग हैं। तंबू में मौजूद लोगों ने एक पल में ठंडी सांस ली। एक क्षण पहले उन्हें गर्म हवा का एहसास हो रहा था,
लेकिन अब उन्हें तीव्र ठंड का एहसास हो रहा था। यह कैसे संभव है? चेन दाशिंग चिल्लाया। यह सभी जानते हैं कि गु फेयांग 15 साल पहले तियानडांग पर्वत में गिर गया था। युनशांग धीरे से मुस्कुराया। इस पल में वह बहुत खुश लग रहा था। तारे जैसी चमकती आंखें और भगवान जैसी शक्तिशाली आकृति एक बार फिर उसके मन में प्रकट हो गई थी। यूनक्सियाओं की ग्रेट विंड एंड क्लाउड पाम बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसने 15 साल पहले देखी थी। उसे विश्वास था कि केवल वही व्यक्ति इतने उत्कृष्ट शिष्य को तैयार कर सकता था। मैं जानता था कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे मार सके। उसने अनुमान लगाया कि गु फियांग को 15 साल पहले गंभीर चोट लगी होगी, भले ही सभी ने सोचा था कि वह मर चुका है, और फिर वह किसी कारण से तियानशुई आया था और यूंगसियाओं का मालिक बन गया था। हाँ, यह होना ही चाहिए। उसने हल्के से अपने आंसू पोंछे और खुशी से मुस्कुराई। वह भगवान गु फियांग होगा। मैं यह महसूस कर सकती हूँ। उसके अलावा दुनिया में और कौन यूनक्सियाओं को सिखा सकता है कि एक अद्भुत हमला करते समय और दबंग भावना कैसे दिखानी चाहिए। चेन दाशिंग, चेन लिन और हान कियानफैंग अविश्वास में अपना सिर हिलाते रहे। अटकलें बहुत डरावनी और चौंकाने वाली थीं। जियो क्विंगवान भी स्तब्ध था। तुम्हारा मतलब है कि गु फेयांग न केवल जीवित है बल्कि तियानशुई में छिपा भी है? युनशांग के चेहरे पर एक स्वप्निल भाव था और उसने कहा, यह होना ही चाहिए। चेन दाशिंग को अटकलों को स्वीकार करने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, एक मार्शल लॉर्ड ने अभी अभी मार्शल आर्ट के द्वार में कदम रखा है। अगर यह वास्तव में लॉर्ड गु फियांग से आया है तो एक मार्शल लॉर्ड वास्तव में बकवास का एक टुकड़ा है। अचानक जियो क्विंगवांग का चेहरा काला पड़ गया, जैसे कि उसने अभी अभी कोई गंभीर बात सोची हो। उन्होंने तंबू में सभी की ओर देखा और कहा, अगर यह अटकलें सच हैं और फैल गईं, और फिर गु फियांग के दुश्मन ने सुना जिसने उन वर्षों में उसे घायल कर दिया था, तो यह बहुत संभावना है कि पूरे फायरक्रो साम्राज्य का सफाया हो जाएगा। तियानशुई का तो जिक्र ही नहीं। सभी के हाव भाव काफी बदल गए। यह सचमुच एक बेहद भयानक अटकल थी। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो गु फियांग को घायल कर सकता है, फायरक्रो साम्राज्य को मिटाना शायद हाथ उठाने जितना आसान था। तियानशुई का तो जिक्र ही नहीं, जो साम्राज्य का एकमात्र आश्रित राज्य था। तियानशुई की शीर्ष लड़ाकू सेनाओं का लगभग 1/3 हिस्सा इस तंबू में था। फिर भी दुश्मन शायद एक सांस में ही उन सभी को मार सकता है। तंबू में माहौल अचानक बेहद उदास हो गया। हर किसी को भारी दबाव महसूस हुआ और यहाँ तक कि सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत महसूस हुई। यह विषय का अंत है, चेन दाशिंग ने गहरी आवाज में कहा। किसी को भी इस पर दोबारा चर्चा करने की अनुमति नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनक्सियाओं के पीछे कौन है, जब तक उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उस आदमी की ताकत के साथ हमारे लिए इसके बारे में चिंता करना बेकार है। युनशांग को लगा कि उसने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया है और उसे इसका पछतावा हुआ। जब उसने अपने आसपास के पुरुषों पर नजर डाली तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं और बोली, मुझे आपको पहले से चेतावनी देनी चाहिए। यदि आप में से कोई भी इसे लीक करता है और उस आदमी की सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अपनी जान की कीमत पर भी तुम्हें मार दूंगा। उसका दृढ़ विश्वास था कि यूनक्सियाओं के पीछे गु फेयांग का हाथ था, इसलिए वह बेहद पछताती थी और अपनी लापरवाही के लिए खुद को दोषी मानती थी। उसे केवल अटकलों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए था। चेन दाशिंग ने गंभीरता से कहा, निश्चिंत रहें कमांडर लो। हान परिवार और ली परिवार दोनों मेरे दोस्त हैं जिन्होंने एक साथ जीने या मरने की कसम खाई है। वे मेरे अपने भाइयों से भी ज्यादा करीब हैं। यूंगसियाओ ने जियो क्विंगवांग की जान बचाई, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को लीक नहीं करेगा। अध्याय 96 रास्ते में अमीर बनना। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसके पास इतनी उच्च स्तर की चिकित्सा कौशल है और वह हमारे शरीर में ठंडे जहर से छुटकारा पाने का तरीका भी जानता है। जियो क्विंगवांग को अचानक समझ आ गया। चिंता मत करो युनशांग, हम सब इसमें एक साथ हैं। युनशांग ने हल्के से सिर हिलाया,
लेकिन उसका दिल यह सोचकर शांत नहीं हो सका कि गु फेयांग अभी भी जीवित है। अचानक तंबू के बाहर से किसी ने चिल्लाकर कहा, महाराज, हम शुइचांग शहर के पास पहुंच रहे हैं। क्या हमें शहर में प्रवेश करना चाहिए या उसके चारों ओर मार्च करना चाहिए? चेन दाशेंग ने अपनी भुजाएं अपनी छाती पर मोड़ लीं और एक पल के लिए विचार किया। शुइचांग के सिटी लॉर्ड झू होंगगुआंग प्रिंस किन यांग के आदमी हैं। अगर हम शहर में प्रवेश करते हैं तो वह हमें कोई शिष्टाचार नहीं दिखाएंगे। हम इसके चारों ओर मार्च करेंगे। लगभग 100 मील आगे मिंगको नामक एक शहर है। हम रुकेंगे और वहां शिविर लगाएंगे। जी महाराज, उस आदमी ने उत्तर दिया और जाने वाला था। पकड़ना, अचानक एक आवाज आई। इस बीच जी मेंग तंबू में चला गया और उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, माई लॉर्ड, यंग मास्टर यू ने कहा कि चूंकि शुइचांग का सिटी लॉर्ड प्रिंस किन यांग का आदमी है, वह चाहता है कि सेना थोड़ी देर के लिए रुक जाए ताकि मैं छात्र सेना के साथ मिलकर कुछ प्रावधान और चारा मांग सकूं। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। प्रावधान और चारे के लिए पूछें। चेन दाशेंग को समझ नहीं आया। क्या हमारे पास पर्याप्त नहीं है? उन्हें यूंगसियाओ द्वारा यांगपू के सिटी लॉर्ड मेंशन को लूटने के बारे में सूचित नहीं किया गया था। जी मेंग ने उसे एक दुर्लभ मुस्कान दी। इसका मतलब है कि हमारे उद्देश्य की सहायता के लिए प्रिंस किन यांग के आदमी से कुछ पैसे उधार लेना। अब तक हर कोई समझ गया था कि यूनक्सियाओ क्या चाहता है, और चेन लिन ने गुस्से में कहा, हम राज्य की एक नियमित सेना हैं, कुछ लुटेरे नहीं। हम कैसे कर सकते हैं? चेन दाशेंग ने अचानक उसे इशारे से रोका। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, राजकुमार, अब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए दुश्मन को कमजोर करना और खुद को मजबूत करना अच्छा है। मैं तुम्हें अगरबत्ती जलाने के लिए पर्याप्त समय दूंगा। इसमें जल्दी करो। फिर उसने आदेश दिया, सेना नगर के बाहर धूपबत्ती जलाने के लिए विश्राम करेगी। जी मेंग हंसे। हमें इतनी देर की जरूरत नहीं है। हम 15 मिनट के भीतर वापस आ जाएंगे। जब उसने काम पूरा कर लिया तो उसने हल्के से फर्श पर लात मारी और हवा में उछल गया। चेन लिन और हान कियान फैंग दोनों अवाक थे। उन्होंने सोचा कि उनके कमांडर इन चीफ ने यूनक्सियाओ को बहुत अधिक लाड़ प्यार दिया है, जिससे उसे इस तरह के गैरकानूनी काम को अंजाम देने की अनुमति मिल गई है। यह अतीत में अकल्पनीय रहा होगा। जल्द ही 8 लाख सैनिकों की विशाल सेना शहर के बाहर रुक गई, जबकि जी मेंग 2000 छात्र सैनिकों के साथ शहर में घुस गए। इतनी शक्तिशाली सेना को देखकर द्वार पर पहरा दे रहे सिपाहियों की उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं हुई। 2000 छात्र अच्छी तरह से अनुशासित थे। शहर में प्रवेश करने के बाद वे बिना कोई परेशानी पैदा किए सीधे सिटी लॉर्ड मेंशन की ओर भागे। उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि सिटी लॉर्ड झुओ होंगगुआंग आज अपनी 27वीं उपपत्नी से शादी कर रहे थे। हवेली उन लोगों से खचाखच भरी हुई थी जो सुंदर उपहारों के साथ बधाई देने आए थे, जबकि चमकदार लाल गाउन पहने दूल्हा अपनी 14 वर्षीय दुल्हन के साथ समारोह में जा रहा था। एक नौकर पूरे पसीने से लथपथ हॉल में आया और झू होंगगुआंग के कान में फुसफुसाया, कुछ ठीक नहीं है मेरे प्रभु। हवेली के बाहर एक सेना है। झू होंगगुआंग अचंभित रह गया। एक सेना? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई जनरल मुझे बधाई देने के लिए यहां आया हो? लेकिन मुझे याद नहीं है कि आसपास कोई सेना तैनात थी। जब उसका मन सवालों से भरा हुआ था तब भी जी मेंग की आवाज हॉल में आई। हम पूर्वी अभियान सेना हैं और हम यहाँ कुछ प्रावधान और चारा उधार लेने के लिए आए हैं। कृपया आगे बढ़े और हमें कोई ध्यान न दें मेरे प्रभु। जैसे ही हमें जो कुछ भी चाहिए हम ले लेंगे, हम चले जाएंगे। कुछ ही समय पहले सभी 2000 छात्र हवेली में घुस गए और उनमें से लगभग 1 दर्जन उस हॉल में आए जहां समारोह आयोजित किया जा रहा था, और बधाई देने आए लोगों के सामने सभी उपहार ले गए। जब तक झुओ होंगगुआंग को अंततः एहसास हुआ कि क्या हो रहा था, छात्र सैनिक प्रसन्न चेहरों के साथ जाने के लिए पहले से ही तैयार थे। वह तुरंत गुस्से में आ गया, लेकिन जब वह हमले का आदेश देने ही वाला था, जी मेंग ने अपनी तलवार घुमाई, जिससे सिटी लॉर्ड मेंशन की सबसे ऊंची इमारत, चंद्रमा को देखने वाला टॉवर, तेजी से ढह गया।
तलवार के वार से ही एक मीनार नष्ट हो गई। इससे हर कोई डर गया और वे वहीं जम गए। शहर का सबसे ताकतवर कमांडर सिर्फ एक 9 सितारा ग्रेट मार्शल मास्टर था, जो टावर के साथ जो हुआ उसे देखते ही कहीं छिप गया था। और बाकी लोगों में से किसी ने भी आवाज लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने 2000 छात्र सैनिकों को सारी लूट के साथ जाते हुए देखा। जैसा कि उन्होंने कहा था, जी मेंग अगरबत्ती जलाने के समय से भी कम समय में सभी के साथ वापस आ गया था। अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ वह अकेले कमांडर के तंबू में आए और कहा, अब हम अपना मार्च जारी रख सकते हैं मेरे प्रभु। तुम्हारे चेहरे को देखकर तुम्हें एक बहुत सुंदर उपहार मिलना चाहिए था, है ना? तुम्हें कितने सोने के सिक्के मिले? चेन दाशिंग ने पूछा। हालांकि शुइचांग यांगपो जितना समृद्ध नहीं है, फिर भी यह तियानशुई के मुख्य शहरों में से एक है, हान कियानफैंग ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मुझे लगता है कि आपको कम से कम सैकड़ों हजारों सोने के सिक्के मिले होंगे, यहाँ तक कि लाखों भी। चेन लिन हैरान था। लाखों? इतना? वह पछतावा करते हुए बोला, मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। जी मेंग खुशी से मुस्कुराए और कहा, ज्यादा नहीं, यांगपू से हमें जो मिला उसके 10वें हिस्से से भी कम। फूकर, तुमने यांगपू को भी लूट लिया। चेन दाशेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इसमें इतने अनुभवी लगते हैं। आपको यहां से वास्तव में कितना मिला? जी मेंग ने अपनी उंगलियों पर गिनती की और एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हमने उन्हें ध्यान से नहीं गिना है। केवल लगभग 30 मिलियन सोने के सिक्के हैं और अन्य खजाने शायद लगभग 1 से 200 मिलियन सोने के सिक्कों के लायक हैं। क्या? 30 करोड़ सोने के सिक्के? लगभग 1 से 200 करोड़ सोने के सिक्कों का खजाना। ऐसा कहते हुए हान कियानफैंग ने अपनी जीभ काटी और फिर वह दर्द से चिल्लाया। चेन दाशिंग की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि ऐसा लग रहा था कि आंखें लगभग बाहर आ जाएंगी। राज्य का वार्षिक सैन्य व्यय केवल 1 अरब सोने के सिक्के हैं। एक शहर के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? चेन लिन लगभग पागल हो गए और उन्होंने उग्रता से पूछा, क्या आपने अभी कहा कि यह यांगपू से आपको जो मिला उसके 10वें हिस्से से भी कम है? चूंकि जियोक विंगवांग और लुओ युनशांग पैसे को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, वे बस मुस्कुराए और एक पल के सदमे के बाद चुप हो गए। आइए सेना को चारों ओर घुमाए मेरे स्वामी। आइए यांगपू पर फिर से जाए, हान कियानफैंग चिल्लाया। चेन दाशिंग स्तब्ध खड़ा था। एक क्षण बाद उसने तंबू का फ्लैप उठाया और 2000 छात्रों की ओर देखा। उनमें से प्रत्येक खुशी और उत्साह से चमक रहा था और उनके चेहरे प्रसन्न मुस्कान से ढके हुए थे। जी मेंग मुस्कुराए। मुझे अभी जाना होगा और यंग मास्टर युन को वापस रिपोर्ट करना होगा। वह हवा में उछला और दूर यूनक्सियाओं के रथ पर गिर गया, फिर तंबू में चला गया। पापा, चेन लिन चिल्लाया। मैंने अपने जीवन में इतने सारे सोने के सिक्के कभी नहीं देखे। हम एक ही युद्ध लड़ने जा रहे हैं और यह उसकी पहली बार है। फिर भी जब हम लौटेंगे तो वह पूरे राज्य में सबसे अमीर आदमी बनने की संभावना है। इतने वर्षों तक युद्ध करने के बाद भी हम इतने गरीब क्यों हैं? वह सही है मेरे प्रभु। हान कियानफैंग का चेहरा उदास था और उसने शिकायत की, मैं कई वर्षों तक जनरल रहा हूं, लेकिन सैनिकों के वेतन के अलावा मैंने कभी इतना पैसा नहीं देखा। मैं एक अमीर आदमी के रूप में कब सेवानिवृत्त हो सकता हूं? निराश होकर चेन दाशिंग ने मेज पर अपना हाथ मारा और चिल्लाया, मेरे लिए नक्शा लाओ। एक सार्जेंट ने तुरंत एक नक्शा निकाला और उसे मेज पर फैला दिया। चेन लिन को इसका मतलब समझ नहीं आया। पिताजी, हम नक्शा क्यों देख रहे हैं? चेन दाशिंग ने हाथ हिलाया और मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू किया। मुझे आश्चर्य है कि हमसे आगे कितने शहर प्रिंस किन यान के गुट के अधीन हैं। 1, 2, 3, 4। उसे शहरों की गिनती करते हुए देखकर चेन लिन और हान कियानफैंग को अपना सिर चकराने लगा। लेकिन जल्द ही वे भी उत्साहित हो गए और उन्हें अपनी आंखों में सोने के सिक्के उड़ते नजर आने लगे। केवल 5। चेन दाशिंग खुश नहीं थे। यह पर्याप्त नहीं है। वह तंबू में आगे पीछे चला, फिर मेज पर थप्पड़ मारा और कहा, अगर हम चक्कर लगाते हैं और 2 दिन देर से पहुंचते हैं तो हम 3 और शहरों से गुजर सकते हैं।
मुझे यकीन है कि ली चांगफेंग 2 और दिन इंतजार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हम सहमत हैं। हान कियानफेंग और चेन लिन खड़े हुए और उत्साह से कहा। जल्द ही 8 लाख सैनिकों की सेना ने तुरंत अपना नियोजित मार्ग बदल दिया और एक के बाद एक शहर का दौरा करते हुए चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जब भी वे किसी शहर से बाहर निकलते थे, हर कोई खुशी से मुस्कुरा रहा होता था। अकेले सिटी लॉर्ड खाली हवेली के अंदर बुरी तरह रो रहे होते थे। तियानशुई में 13 मुख्य शहर और 30 से अधिक छोटे शहर थे और सिटी लॉर्ड्स उनमें सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी थे। वे लगभग स्थानीय निरंकुशों की तरह थे और वे जीवन भर अपने पद पर बने रह सकते थे और इसे अपने उत्तराधिकारियों को भी सौंप सकते थे। परिणामस्वरूप लंबे इतिहास वाले कुछ शहरों में सिटी लॉर्ड्स बेहद अमीर थे। जल्द ही एक के बाद एक रिपोर्ट राजधानी वापस भेजी गई और अदालत को सौंपी गई। वही रिपोर्टें किन यांग की हवेली में भी पहुंचाई जा रही थीं, क्योंकि जो लोग लूटे गए थे वे सभी उसके आदमी थे। बम। एक अन्य दूत को किन यांग ने लात मारकर मार डाला। गुस्से में उसने अपनी हवेली में दहाड़ते हुए कहा, ज्योक विंगवांग, चेन दाशिंग, हम अपने जीवन के अंत तक खंजर से बने रहेंगे। उन्होंने दूसरे शहर को लूट लिया। गाओ फेंग ने उसके पीछे शांति से पूछा। इतने वर्षों में इन सिटी लॉर्ड्स द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय संसाधनों के कारण ही मैं अपनी सेनाओं को उस स्थिति में विकसित करने में सक्षम हो सका जो वे आज हैं, किन यांग चिल्लाया। अब न केवल मेरी आय के स्रोत बंद हो गए हैं, बल्कि मैंने सेंट्रल आर्मी और गोल्डन लायन आर्मी भी खो दी है। मैंने लगभग रातों रात अपनी सभी बढ़त खो दी है। ऐसी हास्यास्पद बात कैसे हो सकती है। गांव फेंग को भी यही लग रहा था कि हाल के दिनों में चीजें बहुत तेजी से बदल गई हैं। ठंडे उदास चेहरे के साथ उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि ली यूनक्सियाओं के बारे में ली सही कह रहे हैं। वह वास्तव में एक राक्षस है। जब से उसने अचानक अपनी शक्ति दिखाई और किन यू में शामिल हो गया, महामहिम की सेनाएं बिखरने लगी हैं और उन लोगों ने किन यू के प्रति समर्पण करना शुरू कर दिया है। किन यांग की आंखें गुस्से से जल उठीं। उन्होंने कहा, वह ली यूनक्सियाओं वास्तव में मारे जाने लायक है। अब ली यी भी गायब है और हमें नहीं पता कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। और कुछ दिन पहले मुझे बताया गया था कि धूर्त बूढ़े लोमड़ी लैन होंग ने एक पक्ष चुना है। उसने कुतिया लेडी जियांग को लाखों सोने के सिक्कों का जन्मदिन का उपहार भेजा था। एक एक करके उन सभी ने मुझे छोड़ दिया है। क्या सभी ने मुझ पर आशा खो दी है? गाओ फेंग की आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, घबराओ मत महामहिम। हमारे पास अभी भी सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता है और जब हम इसे प्रकट करते हैं तो स्थिति को बदलने के लिए किन यू कुछ नहीं कर सकता है, भले ही पूरी दुनिया उसकी तरफ हो। तभी किन यांग थोड़ा शांत हुए। जैसे ही उन्होंने गाओ फेंग से कहा, हाँ, यह मेरा सबसे मजबूत तुरुप का पत्ता और एकमात्र तुरुप का पत्ता है। कमांडर गाओ, आप मेरे सबसे भरोसेमंद विश्वासपात्र हैं, इसलिए आपको यह मेरे लिए अच्छा करना होगा। जब मैं सिंहासन पर चढ़ूंगा तो आपको एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, मेरे बाद दूसरे स्थान पर। गाओ फेंग ने झुककर कहा, निश्चिंत रहें महामहिम, यह लगभग पूरा हो चुका है। मैं गति बढ़ाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी गलत न हो। बहुत बढ़िया। किन यांग ने आखिरकार एक राजकुमार की बुलंद हवा वापस पा ली। अपनी आंखों में हत्या का प्रबल इरादा लेकर उसने ठंडे स्वर में कहा, बस आप सब इंतजार करें। एक दिन मैं तुम्हें यातना देकर मार डालूंगा। तमाम चक्कर लगाने और मार्च करने के बाद पूर्वी अभियान सेना अंततः 8 दिन बाद एनियोंग शहर में पहुंची। कुंजन बस कुछ दर्जन मील आगे था। एनियोंग एक छोटा शहर था जो रणनीतिक रूप से केवल बफरिंग हब के रूप में कार्य करता था। अध्याय 97 संदेह। यदि बैजान की सेना को पश्चिम की ओर मार्च करना था तो उसका पहला पड़ाव एनियोंग होगा। इसलिए शहर के लगभग सभी निवासी अपनी संपत्ति के साथ भाग गए थे और अपने पीछे केवल 5000 शहर रक्षकों की एक सेना छोड़ गए थे जिन्होंने भय में अपने दिन बिताए थे। इसलिए जब सिटी लॉर्ड युआन जिजिन को खबर मिली कि पूर्वी अभियान सेना आ रही है
तो वह जल्दी से अपने सभी लोगों को ले आए और शहर के द्वार पर इंतजार करने लगे। सेना को पहली बार देखते ही सभी ने खुशी की सांस लेते हुए खुशी मनाई और तालियां बजाईं। 8 लाख सैनिकों की इस सेना के साथ बैजान के लिए एनियोम पर कब्जा करना बेहद मुश्किल होगा। और जब सेना पहुंची तो शहर की सारी सुरक्षा और कमान सेना को सौंप दी गई, इसलिए सिटी गार्ड्स और सिटी लॉर्ड को अब कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ी। जब सेना शहर के बाहर पहुंची तो प्रत्येक सैनिक ऊंचे मनोबल में था और कानों से कानों तक मुस्कुरा रहा था। युआन जिजिन को यह दृश्य बहुत अजीब लगा। आमतौर पर जो सैनिक अग्रिम मोर्चे पर जाने वाले थे उनके चेहरे गंभीर होते थे, लेकिन ये सैनिक इतनी खुशी से क्यों मुस्कुरा रहे थे? सिटी लॉर्ड ने सोचा, केंद्रीय सेना वास्तव में असाधारण है। इसके सैनिक अन्य सेनाओं से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हैं। चेन दाशेन खुशमिजाज मूड में थे क्योंकि उन्होंने रास्ते में बहुत सारा पैसा कमाया था। अपनी यात्रा के बाद के हिस्से में सभी अधिकारी और सैनिक इस कृत्य के इतने आदी हो गए कि वे अपने सामने आने वाले हर शहर का दौरा करने लगे, भले ही वे किन यांग के गुट का हिस्सा हों। फिर भी उन्होंने बहुत सख्त अनुशासन बनाए रखा क्योंकि वे केवल सिटी लॉर्ड मिशन के लिए गए थे और जो चाहते थे उसे प्राप्त करने के तुरंत बाद चले गए, जिससे आम लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सैन्य तैनाती आदेश पर नजर डालने के बाद युआन जिजिन ने अंततः राहत की सांस ली। कृपया शहर में मेरे पीछे आओ। शहर खाली हो गया था और उसके सभी लोग भाग गए थे। हालांकि यह अभी भी 8 लाख सैनिकों की सेना को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, फिर भी इसमें लगभग 4 से 5 लाख सैनिक समा सकते थे। बाकी सैनिक शहर के बाहर शिविरों पर हमला करेंगे। चेन दाशेंग सहित उच्च पदस्थ अधिकारियों ने सिटी लॉर्ड मिशन को अपने अस्थायी क्वार्टर के रूप में लिया, लेकिन उनके बसने से पहले मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सभी अधिकारियों और युआन जिजिन के बीच एक बैठक बुलाई गई थी। जिया रोंग और जी मेंग के साथ युंगसियाओ ने भी बैठक में भाग लिया। घायल होने के बाद यह पहली बार था जब वह अपने तंबू से बाहर निकले। हालांकि वह ऊर्जा से भरपूर नहीं था, उसके चेहरे पर स्वस्थ रंग था और ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। चेन दाशेंग और कई अन्य लोगों की पलकें हिल गईं क्योंकि वे एक बार फिर चौंक गए। एक 9 सितारा योद्धा। लेकिन जब उन्होंने उसके पीछे वाले आदमी के बारे में सोचा तो वे तुरंत होश में आ गए। इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के साथ युंगसियाओ के लिए इतनी तेजी से आगे बढ़ना कोई अजीब बात नहीं थी। क्या तुम ठीक हो युनक्सियाओ? युनशान सबसे पहले खड़ी हुई और चेहरे पर चिंता के भाव लिए हुए पूछा। यदि आप पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं तो वापस जाएं और अपनी सांस को नियंत्रित करना जारी रखें। वैसे भी आप यहाँ कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। जियो क्विंगवांग और कुछ अन्य लोगों की आंखों में एक मजाकिया भाव था क्योंकि वे मुस्कुराए और चुप रहे। युनक्सियाओ अचंभित रह गया और फिर हंसा। मुख्य रसद अधिकारी और छात्र सेना के कमांडर के रूप में मैं बैठक में कैसे शामिल नहीं हो सकता था? हालांकि मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं उससे बहुत दूर नहीं हूं। युनशांग ने उसके कंधे को प्यार से थपथपाया और धीमी आवाज में कहा, ज्यादा मेहनत मत करो। आपका स्वास्थ्य सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसकी सोच सरल थी, चूंकि युनक्सियाओ उस आदमी का शिष्य था, वह उस आदमी के दूर रहने के दौरान उसकी रक्षा और देखभाल करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन उसके शब्दों के कारण युनक्सियाओ को पसीना आ गया और वह पूरी तरह से सदमे में आ गई। उसने भयभीत होकर उसे देखा और सोचा, क्या वह जानती है कि मैं कौन हूं? लेकिन यह असंभव है। कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा, भले ही मैंने उन्हें खुद बताया हो। शुद्ध अटकलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब सभी ने अपनी मुस्कुराहट को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश की, चेन दाशेंग ने पुकारा, युनक्सियाओ, यहाँ आओ और हमारे साथ जुड़ो। राहत महसूस करते हुए युनक्सियाओ जल्दी से आया और उसके पास बैठ गया। युआन जिजिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा लड़का भी एक सैन्य अधिकारी था, लेकिन वह जानता था कि दरबार के कई रईस अपने उत्तराधिकारियों को सेना में भेजने के शौकीन थे। इन नवयुवकों को सेना में कुछ भी नहीं करना पड़ता था और जब उन्हें छुट्टी मिलती थी तो उन्हें महान उपाधियों से सम्मानित किया जाता था।
चेन दाशेन के संकेत पर सिटी लॉर्ड ने वर्तमान स्थिति को समझाना शुरू किया। बैजान की सेना ने 27 दिनों से कुंजिन को घेर रखा है और शहर से कोई खबर नहीं आई है। हालांकि वे पश्चिम की ओर नहीं बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने एनियोन से आगे 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। मुझे चिंता है कि एक बार कुंजिन के गिरने के बाद वे तुरंत एनियोन के लिए मार्च करेंगे। शहर फेंगशान, फेफेंग और यांगसन हैं। मेरे द्वारा भेजे गए स्काउट्स ने पता लगाया था कि प्रत्येक शहर लगभग 20,000 पुरुषों के साथ तैनात है। चूंकि हम इन 3 शहरों में सेंध नहीं लगा सकते हैं, हम सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बैजान की सेना में सैनिकों की सटीक संख्या अभी भी अज्ञात है, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार उनकी संख्या 8 लाख होनी चाहिए। उसकी बात सुनकर हर कोई सोच में पड़ गया। चेन दाशेंग ने कहा, लगभग 1 महीने तक शहर को फंसाने के बाद भी उन्होंने शहर पर कब्जा नहीं किया है, और फिर भी वे अभी भी यहाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनका इरादा अंदर के लोगों को भूखा मारने का है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, हम आधे महीने से अपने रास्ते पर हैं और उन्हें पहले ही खबर मिल जानी चाहिए थी और जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरे शब्दों में, उन्हें डर नहीं है कि हम उन पर हमला करेंगे या शहर में अपने लोगों के साथ मिलकर उन्हें भी मिटा देंगे। हान कियान फैन ने कहा, हाँ, इसका बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। अगर मैं दुश्मन का जनरल होता और मुझे खबर मिलती कि एक सेना मेरी तरफ मार्च कर रही है, इस शर्त पर कि मेरे पास केवल 8 लाख सैनिकों की सेना है, तो मैंने शहर पर हमले का आदेश दिया होता और जितनी जल्दी हो सके इस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की होती, या एक अनुकूल इलाके पर कब्जा करने के लिए पश्चिम की ओर मार्च किया होता। या हो सकता है मैं बैजान में वापस आ जाता। लेकिन अब तक हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वे बस वहीं बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। यह वास्तव में है अजीब है। हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। वांग होंग, चेन दाशेंग ने उस आदमी को इशारा किया। सभी ने मुड़कर कमांडर पर अपनी निगाहें टिका दी, जबकि हुआंग होंग थोड़ा घबराया हुआ था। आखिरकार वह अब भी काफी शर्मनाक स्थिति में था, लेकिन वह जल्द ही खुद को ठीक करने में कामयाब रहे। मैंने बैजान की सेना को गुप्त रूप से देखा है जब उन्होंने व्हाइटहेड के माध्यम से मार्च किया था। हाँ, उनकी संख्या लगभग 8 लाख थी और 10 लाख से अधिक नहीं। जहां तक गोल्डन लायन सेना के पीछे हटने के बाद उन्होंने और अधिक सैनिक भेजे थे, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम पीछे हट रहे थे तो उन्होंने शहर पर कब्जा नहीं किया। उन्होंने बस इसके माध्यम से मार्च किया। इसलिए मुझे लगता है कि उनके पास कोई सुदृढ़ीकरण नहीं है और इस समय कुंजिन को फंसाने के लिए लगभग 8 लाख लोगों को होना चाहिए। चेन दाशेंग ने हुआंग होंग की बुद्धिमत्ता का अनुमोदन करते हुए सिर हिलाया। यदि उनके पास वास्तव में केवल 8 लाख आदमी हैं, तो उनका इरादा क्या है? उसने हैरान होकर कहा। क्या वे वास्तव में हमें यहाँ से लुभाना चाहते हैं ताकि प्रिंस किन यांग राजधानी में जो कुछ भी योजना बनाई है वह कर सकें? जियो क्विनवांग ने कहा, यह 1 महीने पहले संभव हो सकता था, लेकिन किन यांग की सेनाएं मूल रूप से अब बिखर गई हैं। भले ही वह राजधानी में कुछ बड़े कदम उठाए, लेकिन वह कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। इसलिए इस कारण में कोई दम नहीं है। यह सचमुच हैरान करने वाला है। ऐसा लगता है कि हमें 3 कस्बों की नाकाबंदी तोड़ने और वहां की स्थिति का पता लगाने के लिए किसी को भेजने की जरूरत है। चेन दाशेंग की नजरें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर गईं, तभी अचानक उनके मन में एक विचार आया। इस पर आपके क्या विचार हैं, यूनक्सियाओ? अब उनमें इस युवा जूनियर को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं हुई। यूनक्सियाओ मुस्कुराया। मैं मार्च करने और युद्ध करने के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अंकल हान द्वारा हमारे दुश्मन के पास बताए गए 3 विकल्पों के बारे में मुझे अजीब लगा। शायद वे हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे शहर के लोगों के साथ मिलकर हमें नष्ट कर सकें। सभी जनरलों के चेहरे पर अजीब भाव थे और कुछ तो हंसने लगे। चेन दाशेंग ने अपना सिर हिलाया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में युद्धों के बारे में नहीं जानते हैं। वे अब हमारे बीच फंसे हुए हैं
और उनकी संख्या हमसे कम है। भले ही वे संख्या में अधिक हों, जब उन पर दोनों ओर से हमला किया जा रहा हो तो वे भाग नहीं पाएंगे। वे केवल वही करेंगे जो आपने कहा था, यदि उनके सैनिक हमसे कुछ गुना अधिक होंगे। यूनक्सियाओं ने भौहें चढ़ा लीं और ठंडे स्वर में कहा, मेरे स्वामी ने केवल मात्रा को ध्यान में रखा है, लेकिन गुणवत्ता के बारे में क्या? अगर वे 8 लाख योद्धा हैं तो क्या होगा? 8 लाख योद्धा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप ऐसा कर सकते हैं। हान कियान फैंग हंसे। अगर सच कहा जाए तो आपकी 2000 छात्र टुकड़ियां सेना में एक दुर्लभ अपवाद हैं। जियो क्विंगवांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उसका मतलब यह है कि हमें उच्च श्रेणी के योद्धाओं पर विचार करने की जरूरत है। यूनक्सियाओं ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल। आम लोगों की नजर में 8 लाख सैनिकों की सेना एक बेहद शक्तिशाली ताकत है, लेकिन मार्शल योद्धाओं की नजर में नहीं। जियो क्विंगवांग अकेले ही ऐसे 1 लाख सैनिकों से लड़ सकता है। अगर दुश्मन सेना में एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है तो वह अकेले ही 10 लाख सैनिकों की सेना को नष्ट कर सकता है। सब चुप हो गए। हालांकि उन्होंने नहीं सोचा था कि दुश्मन के पास एक मार्शल ग्रैंड मास्टर है, लेकिन अगर कुछ मार्शल किंग्स या मार्शल लॉर्ड्स होते तो स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाता। यूनक्सियाओं ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ संभावित स्थितियों में से एक है और वास्तव में ऐसा होने की संभावना नहीं है। क्योंकि अगर यह सच है तो उन्होंने बहुत पहले ही कुंजिन पर कब्जा कर लिया होता। वास्तव में मुझे लगता है कि केवल एक ही संभावना है, वह यह है कि बैजान का उद्देश्य शहर पर हमला करना या किसी क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं है। इससे चेन दाशेन को विराम मिल गया। एक क्षण बाद उसकी आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, यूनक्सियाओं ने जो कहा वह उचित है। बैजान ने हमारे राज्य में इतनी बड़ी सेना भेजी है, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य क्या है यदि वे किसी शहर पर हमला करने या किसी क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए यहाँ नहीं हैं? अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात उनके अंतिम उद्देश्य का पता लगाना है। क्या डिंगबाई यहाँ है? जी महाराज, एक सैन्य अधिकारी तेजी से रैंक से बाहर निकल गया। प्लीज सब्सक्राइब द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल। 300 सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुनें और मुझे बैजान के बारे में सारी खुफिया जानकारी दें। जब आपको कुछ भी मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें। समझा? डिंगबाई ने आदेश लिया और तुरंत चली गई। चेन दाशेंग ने एक और आदेश दिया, युआन जिजिन, आप सेना के लिए भोजन, आवास और रसद की देखभाल के लिए सिटी गार्ड्स का नेतृत्व करेंगे। आप में से बाकी लोग अपने अस्थायी क्वार्टर में लौट आएंगे और आदेशों की प्रतीक्षा करेंगे। जब डिंगबाई कोई खुफिया जानकारी वापस लाएगी तो हम फिर से चर्चा करेंगे। बैठक के बाद सभी को अस्थायी रूप से रहने के लिए जगह मिल गई। शहर खाली होने के बाद वे अपनी पसंद का कोई भी घर चुन सकते थे। यूनक्सियाओं ने पहले ही जी मेंग को एक बड़े परिवार की हवेली पर कब्जा करने के लिए कहा था, जो उनमें से कुछ के लिए काफी बड़ी थी। जब वह हवेली में पहुंचा तो यूनक्सियाओं को कुछ अजीब महसूस हुआ। वह मुड़ा और बोला, मैं आ गया हूं, शिक्षक लो। आपको मुझे हवेली में भेजने की जरूरत नहीं है। युनशांग ने हवेली का निरीक्षण किया और अपने गालों से बालों का एक गुच्छा दूर धकेलते हुए हल्के से कहा, मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली। मुझे लगता है कि मैं बस यहीं रहूंगी, क्योंकि यह जगह काफी बड़ी है। यूनक्सियाओ अचंभित रह गया। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। हवेली पूरी तरह से भरी हुई है, पर्याप्त नहीं है। उसी समय मेंग वो हवेली से बाहर निकली और उनकी बातचीत सुनी। यह ठीक है युवा मास्टर यूं। शिक्षक लो मेरे साथ रह सकते हैं, उसने खुशी से कहा। मेरे कमरे में एक बहुत बड़ा बिस्तर है। यूनक्सियाओं ने उस पर भयंकर दृष्टि डाली और गुस्से से कहा, ओह, तुम्हारे पास एक बड़ा बिस्तर है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ बैठूं? ऐसा होता है कि मेरे पास रहने के लिए भी जगह नहीं होती है।